इंडिया प्रेशर डाल सकता है बांग्लादेश पर? जी हाँ, इंडिया तो देखिए प्रेशर तो क्या इंडिया वापस नहीं करेगा। तो ये मजाक है, इसको कुछ नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इंडिया शुड नॉट बज बाय इट, दिस इज अ पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन और ये कुछ नहीं है। जो इंटेलिजेंस एजेंट्स इंडिया के वहां होते थे, जिनके कहने पर सेक्रेटरीज के और बड़े बड़े ओहदे आईजी वगैरह के ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुआ करती थी। और काहे हम दे दे भैया उनको, वो आई हैं अपनी स्वेच्छा से आई हैं। उन्होंने इंडिया में पनाह ली क्योंकि इंडिया ने जब से ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से दुर्लख्त किया, उस वक्त से लेके उनका इंडिया का अमल दखल बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है और इंडिया ही उनको प्रोटेक्शन दे सकता है। बांग्लादेश ने कल उनको खत लिख दिया कि हमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। सर फिर जिस तरह से 16 साल हुकूमत करना, जाहिर है वो इंडिया की कोलैबोरेशन से भी मुमकिन था और उसके बाद फिर पनाह भी इंडिया में ही मिलना। आपको लगता है कि अब जिस तरह इंडिया का भी रद्देमल आया है कि हम एंगेज करेंगे अथॉरिटीज को, बातचीत होगी, आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर डाल सकता है बांग्लादेश पर? जी हाँ, इंडिया तो देखिए प्रेशर तो क्या इंडिया वापस नहीं करेगा। भारत से डिमांड किया है कि उनको वापस करें। तो ये मजाक है, इसको कुछ नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इंडिया शुड नॉट बज बाय इट, दिस इज अ पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन और ये कुछ नहीं है। और काहे हम दे दे भैया उनको, वो आई हैं अपनी स्वेच्छा से आई हैं। हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूजी है, उनकी असाइलम है, हम कैसे दे दें? हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्यूजी लॉ में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा ये कहता है कि यदि आपने किसी को रिफ्यूज या असाइलम का स्टेटस दे दिया है तो आप उस व्यक्ति को अगर नहीं भी दिया है तो आप उस व्यक्ति को उस देश में नहीं भेज सकते जिस देश में उसको उसकी जान का खतरा हो। तो वी आर बाउंड एंड प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा इज प्रीटी मच कस्टमरी। लेकिन सर अरेस्ट किया जाता है लोगों को इंटरनेशनली, अगर कोई चला गया हो तब भी एक कानून है जिसके तहत उनको वापस लाया जाता है। वो एक्स्ट्राडिशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये पॉलिटिकल असाइलम सीकर है भाई। आप नॉर्मल फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर को और आप जो है एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी या असाइलम जो लिया है उसको एक नहीं कर सकती। अगर आपको अभी याद हो तो ब्रिटेन ने रवांडा प्लान किया था। रवांडा प्लान जब उस समय ऋषि सुनक जी थे तो उन्होंने इसीलिए किया था, नॉन रिफुल्मा के लिए ही, कि जो आपके टेरिटरी में अगर आ गया व्यक्ति और वो अगर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल अगर होता तो फिर उसके दूसरे पूरे मैकेनिज्म होते हैं, मगर अगर उसने रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर दिया है, परसिक्यूशन इस्टेब्लिश कर दिया है, तो वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि वो परसिक्यूटेड है, देन यू आर बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। और आई गेस कि जो हो रहा है और जो हो चुका है इतिहास में शेख हसीना जी की परिवार के साथ, वो तो परसिक्यूशन है। उनके पूरे परिवार को गोली मार दी गई थी भाई, आपको याद होगा, वहां की आर्मी ने गोली मारी थी ना। वो और उनके जो बहन थी या एक भाई था वो इसलिए बच गए क्योंकि वो दोनों के दोनों लोग बाहर विदेश में थे। अदरवाइज उनके भी पूरे परिवार का, वो जर्मनी में या कहीं पर थे, उनके भी परिवार का समझ लीजिए कि उस दिन विनाश तय था। देखिए फैसला सही हुआ या नहीं मैं तो नहीं कह सकता, बिकॉज कि मैं उस प्रोसिक्यूटिंग टीम का पार्ट नहीं था। क्या एविडेंसेस हैं, क्या इस तरीके के उनके पास विटनेसेस हैं, आई हैव नो क्लू। बट ये कोई आपको आश्चर्य की बात लग रहा है? पाकिस्तान में होता ही रहा है ये। बांग्लादेश इज पाकिस्तान ना, खाली नाम चेंज करने से आपकी थॉट प्रोसेस तो नहीं चेंज हो जाती। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सरवाइव नहीं करता। जिस दिन बांग्लादेश बना उसी के 1 साल के अंदर जिसने बांग्लादेश बनवाया उसको मार दिया। उसके बाद से पॉलिटिकल परसिक्यूशन वहां भी चल रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, मतलब अवामी लीग की सरकार जो ये एक समय प्रधानमंत्री थी उनको सीधा सजाए मौत। अरे भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कोई करप्शन का केस भी है, अब उसके लिए कोई अगर 4-5 साल की सजा हो जाए तो हम समझ रहे हैं सीधा सजाए मौत, इससे नीचे कोई सजा ही नहीं है। और क्यों भैया उनको, क्योंकि सो कॉल्ड ये रॉयट वाले केस में किया ना, जो अभी बांग्लादेश में हुआ था ढाका में, तो वो तो अपनी प्रधानमंत्री पद की जो है रोल निभा रही थी, उनको तो वैसे भी इम्यूनिटी होना चाहिए था। तो देखिए ये एक, अब इसको मैं कैसे सर 1400 लोगों की जाने भी गई थी सर, ये भी मत भूलिए। अरे भाई तो वो लीडर है, वो उन्होंने जानबूझ के मरवाया क्या? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लोगे तो आपको फिर ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं। आप अगर तख्ता पलट नहीं हुआ तो क्या ये जो 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 हुआ बांग्लादेश में, क्या वो ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था?
आखिर उनको अपनी जो पोजीशन थी वो तो छोड़ना पड़ा ना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली सोर्न इन प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तो ड्यूटी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? ये तो ट्रैप था अमेरिका का, वो उसमें फंस गई। यही ट्रैप तो भारतवर्ष में मोदी जी के अगेंस्ट भी हुआ था, अगर आपको किसान आंदोलन याद है तो। किसान आंदोलन में जो 15 अगस्त के दिन कुछ सो कॉल्ड किसानों ने वो भैया दिल्ली के लाल किले पे चढ़ गए थे, वहां पे उन्होंने झंडा फहरा दिया था और उसके बाद जो है वो बदनाम करने की कोशिश की थी हमारे सिख भाइयों को। तो वो इस तरीके का वो था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन ऑर्डर देते कि आप शूट एट साइट करो, बिकॉज उन्होंने दे लिटरली टुक दिल्ली बाय स्टॉर्म, उन्होंने दिल्ली में तहस नहस मचा दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुशल नेतृत्व दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक भी पुलिस वाले को गोली चलाने से मना कर दिया था, एक भी हत्या नहीं हुई। और उसके 2-3 दिन बाद ये सब मैटर फिर जब शांत हुआ तो उन्होंने उसको लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करा। मगर शायद इस बात को हसीना जी समझ नहीं पाई एंड शी फेल फॉर अ ट्रैप कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की गई, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट की गई। उसके बाद लोगों को लाया गया जमीन पे। अब आप अगर एक पोजीशन पे बैठे हो जिसका काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उन्होंने उसको अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह किया। अब उसके लिए उनको आप सजाए मौत दे दो यार, ये तो पागलपन है इस टाइप का। कि वो भी आईसीटी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, जो कि उसी ट्राइब्यूनल से दिलवाया। आप ध्यान रखिए, ये कोई ट्राइब्यूनल नॉर्मल नहीं है, ये वो ट्राइब्यूनल है जो अवामी लीग ने बनाया था 1971 में, जो ये जो थे रजाकार्स, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर, देन ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे जो इन लोगों ने आतंक का राज मचाया था। फिर जब अवामी लीग आई तो कम से कम मतलब 71, 1081, 1091, मतलब 30-35-40 साल बाद उन्होंने पुरानी फाइलें खोली। कई लोग ऐसे थे जो बहुत बुजुर्ग हो रखे थे, कई जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे वो अपने 80s में थे, मगर शेख हसीना जी ने उनकी फाइलें खुलवाई, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया गया 1971 के जो चार्जेस में, क्योंकि उन लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के हिंदू महिलाओं का रेप करना, हिंदुओं को मारना, मुस्लिम महिलाओं का रेप करना, उनको मारना, ये सब जो किया था, उसके लिए उन्होंने क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय की और उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया और उसने उनको सजा दिलाई। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस वक्त भारत के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हैं और इसी दौरान बांग्लादेश की एक कोर्ट ने उन्हें मौत की सज़ा सुना दी, जिसके बाद बांग्लादेश से एक रिक्वेस्ट आई भारत के पास कि उन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जाए, शेख हसीना को वापस दिया जाए। और इस बात की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत शेख हसीना को वापस लौटाएगा और उसके कई रीज़न हैं। पहला तो ये कि वो भारत के अंदर एक पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हैं और रूल्स के मुताबिक भारत ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि भारत शेख हसीना को बहुत ही लंबे समय से सपोर्ट करता आया है हर मामले पर, इंटरनेशनली और लोकली भी। तो ऐसे केस में भारत के लिए शेख हसीना एक एसेट है और भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और साथ ही साथ आने वाले समय में जब बांग्लादेश के अंदर कुछ हालात सुधरेंगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अवामी लीग की वापसी होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि शेख हसीना फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए और जब ऐसा होगा तो वो चुन चुन कर उसी तरह बदला लेंगी जिस तरह 1971 के बाद उन्होंने बदला लिया था। और ये बात भारत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए भारत किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि बांग्लादेश का प्रेशर भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता। भारत अगर अमेरिका के प्रेशर को झेल सकता है तो बांग्लादेश की कोई अहमियत नहीं है भारत के सामने, और भारत वही करेगा जो भारत को ठीक लगेगा।